आज हम फिर से एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेनली जीन पूल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जीन पूल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं या फिर एक टर्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं आज जर्म प्लाज्म, या जिसको हम जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं। तो जर्म प्लाज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जर्म प्लाज्म की हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें याद कर लेनी है क्योंकि हर एग्जाम में ये कब पूछी जाती है कि एक सेंटेंस दे देंगे कि ये क्या है, जर्म प्लाज्म की डेफिनेशन है या क्या चीज़ है। तो द सम टोटल ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल द अलील्स ऑफ वेरियस जीन्स प्रेजेंट इन क्रॉप स्पीसीज एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स। यानी कि जितना भी हेरिडेटरी मटेरियल है, उस सारा के सारा हेरिडेटरी मटेरियल जर्म प्लाज्म कहलाता है। जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि जीन्स के जितने भी अलील पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे अलील्स किसमें, या तो क्रॉप स्पीसीज में प्रेजेंट है या फिर उनके वाइल्ड रिलेटिव में प्रेजेंट है। तो इनको एक कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म बोलते हैं। तो जर्म प्लाज्म में सबसे पहला जो हमारा जर्म प्लाज्म में जेनेटिक रिसोर्स का सोर्स होता है वो है लैंड रेसेस। तो लैंड रेसेस का क्या मतलब हुआ कि these are the locally adapted traditional crop varieties that have been developed and maintained by the farmers over generations through a process of selection and adaptation। यानी लैंड रेसेस ऐसी वेराइटीज हैं जो कि फार्मर्स इनको बहुत पुराने टाइम से कल्टीवेटेड करते आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई सिस्टमिक, एक तरह से सिस्टमेटिक कोई ब्रीडिंग एफर्ट्स नहीं किए गए थे। बस फार्मर्स को या नेचर को जो जो चीज़ें अच्छी लगती गई वो उनको सेलेक्ट करते चले गए और एज ए वेराइटी उनको ग्रो करते चले गए। तो ऐसी वेराइटीज को हम क्या बोलते हैं, लैंड रेसेस। तो यहाँ देख सकते हैं कि किसी एक गांव का ये सीन है जहाँ पर कुछ फार्मर्स अपनी पुरानी जो पुश्तैनी जो वेराइटीज हैं उनको ग्रो कर पा रहे हैं। तो ऐसी वेराइटीज को हम बोलते हैं लैंड रेसेस। अब लैंड रेसेस की खास बात क्या होती है, एक तो इनके अंदर जो यील्ड पोटेंशियल होता है वो वाइल्ड जो स्पीसीज होती हैं, वाइल्ड क्रॉप्स होती हैं, उनसे बहुत मच बेटर होता है। दूसरा, इनका अडेप्टेशन, यानी पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में या वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनको डालना बहुत इजीली पॉसिबल है। इनको डालना बहुत इजीली पॉसिबल है क्योंकि इनके जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू आज की जो ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू जो वैरायटी डेवलपमेंट किए गए हैं। उन वैरायटियों से अगर इनको कंपेयर करें तो लैंड रेसेस ज़्यादा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये अडेप्टेशन इनका ज़्यादा होता है। अगले अगर हम बात करते हैं तो दूसरे टाइप की वैरायटी होती है अब्सोल्यूट वेराइटीज। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी वैरायटीज जो कि एक सिस्टेमेटिक ब्रीडिंग एफर्ट्स के थ्रू डेवलप की गई थी, पुराने टाइम पे इनको ग्रो भी किया जाता था, लेकिन दीज आर नो मोर ग्रोन, यानी कि अब हम इनको उगाते नहीं है। ये कभी पहले ब्रीडर्स ने इनको डेवलप किया था, लेकिन आज की डेट में इनको हम उगाते नहीं है। ये केवल एक जेनेटिक रिसोर्स या जर्म प्लाज्म के तौर पे इनको बंद करके रख दिया गया है। तो इसके अगर बेस्ट एग्जांपल्स में हम देखें तो जैसे पहले वीट की के सीरीज में कुछ वैरायटी चलती थी, जैसे K65, एनपी सीरीज की कुछ वैरायटी थी। तो इन सब वैरायटीज को एब्सोल्यूट वैरायटी के तौर पे हम जानेंगे, यानी पहले इनको अच्छे से ग्रो किया जाता था बट आज के टाइम पे हम इनको उगाते नहीं हैं। फिर आती हैं वैरायटीज इन कल्टीवेशन, यानी ये ऐसे जेनेटिक रिसोर्स हैं जो कि आज के टाइम पे जो मोस्टली पॉपुलर होते हैं ज़्यादा, जिनको आज हम ग्रो कर पा रहे हैं या लार्ज स्केल पे जो कल्टीवेशन जिनका किया जा रहा है, तो वो वैरायटीज इन कल्टीवेशन होती हैं। ये भी एक जर्म प्लाज्म है या जेनेटिक रिसोर्स का रिसोर्स होता है, लेकिन इनकी अडेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये नई डिजीज फेस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसके बाद में एक टर्म आती है ब्रीडिंग लाइंस। तो ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं, ये वैराइटीज ऐसे होमोजाइगस या नियरली होमोजाइगस एक लाइंस होती हैं जिनको अभी तक वैरायटी का रूप नहीं दिया गया है। ये केवल अब ब्रीडर अपने रिसर्च के लिए इनको यूज कर रहे होते हैं, या फिर एक वैरायटी की डेवलपमेंट से पहले की जो स्टेजेस होती हैं तो उनको हम टर्म देते हैं ब्रीडिंग लाइंस।
तो इनके अंदर आते हैं नियर होमोजाइगस लाइन, म्यूटेंट लाइन्स या कुछ ट्रांसजेनिक लाइन्स होती हैं जो कि रिलीज होने से पहले की जो कंडीशन होती है तो किसी वैरायटी की, उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग लाइन्स। ठीक बात। तो यहाँ कोई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ ब्रीडिंग लाइन्स डेवलप कर रखी हैं और वो उनका एवेल्यूशन कर रहे हैं ताकि ये एक अच्छी वैरायटी के तौर पे उभर के आगे हम फ्यूचर में किसानों को दे सकें, किसान इसको यूज कर सकें। फिर यहाँ आती है एक वाइल्ड फॉर्म और दूसरा आता है वाइल्ड रिलेटिव। तो ये दो टर्म है जो कि एक काफी अच्छे जेनेटिक या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं जिनको हम ब्रीडिंग पर्पज से यूज करते हैं या इनसे कुछ हमारे डिजायरेबल जीन्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, या एक तरह से ये एक पर्टिकुलर हमारे डिजायरेबल जीन्स के लिए सोर्स का काम करते हैं। तो वाइल्ड फॉर्म्स होते हैं कि these are the wild species from crop species were directly derived, यानी कि ये ऐसी वाइल्ड स्पीसीज होती हैं जिनसे हमारी जो क्रॉप स्पीसीज है वो डायरेक्टली डेराइव हुई हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड फॉर्म्स। यानी कल्टिवेटेड स्पीसीज जो पहले वाइल्ड फॉर्म में थी उसको हमने बोल दिया वाइल्ड फॉर्म्स। दूसरी टर्म होती है इसकी वाइल्ड रिलेटिव्स, यानी कि ऑल अदर स्पीसीज विच आर रिलेटेड टू द क्रॉप स्पीसीज बाय डिसेंट। यानी कि ये मेन फॉर्म नहीं होती है उस स्पीसीज की, ये उससे रिलेटेड यानी कि उसके कोई रिश्तेदार स्पीसीज होती है, तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स। तो ये तीन चार चीजें होती हैं जिनको हम एज ए जेनेटिक रिसोर्स या जर्म प्लाज्म के तौर पे हम कंजर्व करके रखते हैं चीजों को, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना किसी जीन के बहुत सारे अलील्स हैं, तो वो अलील कहाँ प्रेजेंट है, तो ये तीन चार चीजें थी, जैसे वाइल्ड फॉर्म में, रिलेटिव में, ब्रीडिंग लाइंस में, या फिर किसी कल्टिवेटेड वैरायटी में, एब्सोल्यूट लाइंस में, एब्सोल्यूट वैरायटीज में, या लैंड रेसेस के अंदर इन जीन्स के एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं किसका सोर्स? किसी जर्म प्लाज्म का, या एज ए जेनेटिक रिसोर्स के तौर पे हम इनको देखते हैं। तो अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं जीन पूल कॉन्सेप्ट, यानी कि जीन का एक पूल। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था किसने? हार्लेन एंड ड्वेट ने। कब दिया था ये? 1971 में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है कि जीन पूल कॉन्सेप्ट गिवन बाय हार्लेन एंड ड्वेट इन विच ईयर? 1971। सो जीन पूल की डेफिनेशन एक्चुअल में जर्म प्लाज्म की जो डेफिनेशन है उससे काफी सिमिलर है। तो जीन पूल का जो डेफिनेशन है उसमें हम देखते हैं कि कंसिस्ट ऑल द जीन्स एंड देयर alleles present in all such individuals which hybridize or can hybridize with each other। यानी कि जर्म प्लाज्म की हम जब बात कर रहे थे तो सिर्फ इतना था कि ऑल द अलील्स, एक जीन के जितने अलील्स हैं वो किसी ना किसी स्पीसीज के अंदर कहीं भी रिलेटिव, वाइल्ड रिलेटिव फॉर्म्स, लैंड रेसेस कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे थे जर्म प्लाज्म। लेकिन यहाँ एक जीन पूल की डेफिनेशन में एक चीज और ऐड कर दी जाती है कि दीज जीन पूल के अंदर विच हाइब्रिडाइज और कैन हाइब्रिडाइज विद ईच अदर, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास में ये अलील्स या जीन होती हैं जो कि हाइब्रिडाइज हो सकते हैं या फिर हाइब्रिडाइज होते हैं ईच अदर से, तो ऐसी ग्रुप को हम बोलते हैं जीन पूल। तो जीन पूल का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो ये मेनली तीन कैटेगरी या तीन ग्रुप्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं GP1 या फिर प्राइमरी जीन पूल। एक आता है GP2 जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जीन पूल, और एक होता है टर्शरी या जिसको बोलते हैं हम GP3 जीन पूल। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी जीन पूल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है या इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, जैसे ऑल द स्ट्रैंड्स ऑफ क्रॉप स्पीसीज विच आर इजीली क्रॉसेबल और हाइब्रिडाइजेबल। यानी कि एक क्रॉप स्पीसीज के स्ट्रैंड्स या उसकी ऐसी फॉर्म जो आपस में इजीली हाइब्रिडाइज हो सकती है, वो ऐसे जितनी स्पीसीज के स्ट्रैंड्स को हम किस में इंक्लूड करेंगे? प्राइमरी जीन पूल के अंदर। तो प्राइमरी जीन पूल के अंदर जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में इजीली क्रॉसेबल होती हैं, और उनके जो फर्टाइल, जो हाइब्रिड होंगे वो फर्टाइल होंगे क्योंकि इनमें आपस में अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी होती है किसकी? क्रॉसिंग की। ठीक बात। अब सेकंड
जो फेज या फिर सेकंड जो इसका स्टेप आता है वो होता है सेकेंडरी जीन पूल। सेकेंडरी जीन पूल में क्या होता है, ऑल दोज स्पीसीज दैट हाइब्रिडाइज विद दोज ऑफ द प्राइमरी जीन पूल, यानी कि प्राइमरी जीन पूल के अंदर जो स्पीसीज होती हैं उनके साथ में ये हाइब्रिडाइज तो कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, इनके अंदर सम टू कंसीडरेबल डिफिकल्टी, यानी कि इनके अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन ये हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। जैसे कि हमारा जो पहले 100% फर्टाइल हाइब्रिड बन रहा था, यहाँ कुछ वेरिएशन हो सकते हैं कि फर्टिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे जो स्पीसीज होती हैं उनको हम किस में रखते हैं, जीन पूल, जीन पूल 2, या जिसको हम सेकेंडरी जीन पूल बोलते हैं। तीसरा होता है टर्शरी जीन पूल। तो इसके अंदर किस चीज को इंक्लूड करते हैं हम, ऑल दोज स्पीसीज दैट हाइब्रिडाइज विद दोज ऑफ द प्राइमरी जीन पूल विद कंसीडरेबल डिफिकल्टी टू ग्रेट डिफिकल्टी, यानी कि ये हाइब्रिडाइज तो करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइज करने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। हमें स्पेशल इनको एक कोई मेथड फॉलो करने पड़ेंगे इनको हाइब्रिडाइज करने के लिए। तो ऐसी जितनी स्पीसीज होंगी उनको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, टर्सरी जीन पूल के अंदर। आजकल एक कॉन्सेप्ट अब चल रहा है जिसको हम बोलते हैं GP4 या फिर क्वार्टरी जीन पूल, जिसके अंदर ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो ऐसे जो स्पीसीज होती हैं उनको हम रखते हैं J4 के अंदर, GP4 के अंदर। तो मेनली इसमें क्या किस चीज़ को फॉलो करते हैं हम, जैसे किसी जैसे बैक्टीरिया से अगर जीन ट्रांसफर करना है किसी क्रॉप के अंदर, तो हमें मेनली ट्रांसजेनिक या इस तरह की एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, हमें उनके मेथड को फॉलो करना पड़ेगा GP4 के अंदर, अगर किसी जीन में किसी जीन को किसी बैक्टीरिया से या प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर करना होता है तो।